नमस्कार साथियों। अपन राष्ट्रपति का पॉइंट पढ़ रहे थे जिसमें अपन ने राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति थी अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक उन आर्टिकल्स का अपन ने अध्ययन कर लिया था। आज अपना जो पॉइंट होगा वो होगा दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियां। तो सुनना, यहां से भी दोस्तों अच्छे क्वेश्चन निकलते हैं, बड़े आराम से समझना है। पॉइंट है अपना राष्ट्रपति की शक्तियां। अब पहले तो ये देखिएगा कि राष्ट्रपति में कौन कौन सी शक्तियां होती है। तो देखिएगा राष्ट्रपति में निम्न शक्तियां होती हैं। पहली है कार्यपालिका की शक्ति, दूसरी है विधायी शक्ति, तीसरी है वित्तीय शक्ति, चौथी है आपकी न्यायिक शक्ति, पांचवी है आपकी सैन्य एवं कूटनीतिज्ञ शक्ति, और लास्ट है आपकी आपातकालीन शक्ति। पहली बात तो ये पॉइंट्स आपके ध्यान होने चाहिए कि राष्ट्रपति में कौन कौन सी शक्तियां विद्यमान हैं। तो पहली शक्ति है आपकी कार्यपालिका की शक्ति है, दूसरी है आपकी विधायी शक्ति, तीसरी है आपकी वित्तीय शक्ति, चौथी है आपकी न्यायिक शक्ति, पांचवी है सैन्य एवं कूटनीतिज्ञ शक्ति, और छठवीं है आपकी आपातकालीन शक्ति। अब अपन यहाँ पे एक एक पॉइंट का अध्ययन करेंगे, बिल्कुल डीपली अध्ययन करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का पॉइंट थोड़ा लंबा चलेगा आपका, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो अब अपन आप आज पहली शक्ति देखेंगे, कार्यपालिका की शक्ति। देखिएगा पहली शक्ति है आपकी कार्यपालिका की शक्ति। अब इसमें पहला पॉइंट है कार्यपालिका की शक्ति में, आपने अनुच्छेद 53 पढ़ा था कि संघ की संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इन शक्तियों का प्रयोग संविवेक एवं अधिनिष्ठों के माध्यम से करता है। अधिनिष्ठ का अर्थ बताया था मैंने, प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद। फिर मैंने एक पॉइंट बताया था आपको कि राष्ट्रपति केवल नाममात्र की कार्यपालिका है, जबकि प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद है वो उसकी वास्तविक कार्यपालिका है। तो अपन देख रहे हैं पहला पॉइंट कार्यपालिका की शक्ति में कि राष्ट्रपति है वह केवल नाममात्र की कार्यपालिका है। पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति कौन सी कार्यपालिका है, नाममात्र की। क्लियर? यही है पहला पॉइंट कार्यपालिका की शक्ति में कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र की कार्यपालिका है। दूसरा है कार्यपालिका की शक्ति में कि संघ की कार्यपालिका के, संघ की कार्यपालिका के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। सुनना दोस्तों, इस पॉइंट को समझना है। जो दूसरी कार्यपालिका की शक्ति है कि संघ की कार्यपालिका, संघ का मतलब है केंद्र, और केंद्र की जो भी कार्यपालिका में शामिल हैं उस कार्यपालिका के जो समस्त कार्य हैं, टोटल कार्य, वो किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं।
सुनना, इसका अगर मैं एग्जाम्पल देकर के समझाऊं आपको, कि जैसे अपने घर में अपने ग्रैंडफादर हैं, और ग्रैंडफादर जो हैं वो केवल नाम मात्र की कार्यपालिका है या नहीं है? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल है। अब ये एक बात बताओ, घर के जो टोटल कार्य हैं वो किसके नाम से होते हैं? ग्रैंडफादर के नाम से। करता कोई और है लेकिन नाम होता है ग्रैंडफादर या दादाजी का। जैसे अपन कोई इनविटेशन कार्ड छपवाते हैं तो उसमें सबसे पहले नाम मात्र की कार्यपालिका का नाम आता है। दादाजी यदि जिंदा है तो दादाजी का नाम आता है, फादर है तो फादर का नाम आता है। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि नाम उन्हीं से होता है सारा। जैसे घर में आप गांव से किसी दूसरे गांव में जाते हो तो आप किसी व्यक्ति का नाम पूछते हो कि भाई साहब कालू के घर कौन से हैं? तो आपका दोस्त कालू है, लेकिन जैसे ही गांव में पूछोगे तो कालू के फादर या दादाजी का नाम आपको बताना पड़ेगा। वो कहेंगे हाँ यार उस फलाने का पोता और फलाने का बेटा, हाँ उसके घर तो वहां है। इसका मतलब वास्तविक कार्यपालिका कालू हो सकती है, लेकिन नाम किसका, टोटल कार्य किसके नाम से संपादित हो रहे हैं? उसके फादर या ग्रैंडफादर के नाम से हो रहे हैं। वही बात भारत सरकार की कार्यपालिका की है कि संघ की कार्यपालिका के समस्त कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका। तीसरा पॉइंट सुनना, तीसरा है कि राष्ट्रपति संघ सरकार के कार्यों को अधिक सुविधापूर्वक बोल दो या सुविधाजनक बनाने के लिए नियम बना सकता है। सुनना दोस्तों ये पॉइंट, तीसरा पॉइंट कार्यपालिका की शक्ति में आ रही है कि संघ सरकार के कार्यों को और ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए, उनके नियम बनाने के लिए कौन नियम बना सकता है? राष्ट्रपति बना सकता है। क्वेश्चन पूछा भी गया था दोस्तों यहां से कि संघ के कार्यों को और अधिक सुविधाजनक बनाने के नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ए संसद द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसके द्वारा बनाए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। कि राष्ट्रपति चाहे तो संघ सरकार के कार्यों को और अधिक सुविधाजनक बनाने के नियम बना सकता है। 3 पॉइंट हो गए कार्यपालिका के। दोबारा सुन लो। नंबर 1 कि राष्ट्रपति केवल कौन सी कार्यपालिका है? नाम मात्र की कार्यपालिका है। दूसरा, संघ की कार्यपालिका के सभी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति संघ सरकार के कार्यों को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नियम बना सकता है। ये तीसरा पॉइंट जरूर याद रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे, और वहां पे आप फिर उन क्वेश्चनों में पक्का गलती करके आते हो कि संघ सरकार के कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए नियम कौन बनाता है। अब नियम कौन बनाता है तो आपका राइट आंसर जाता है संसद की तरफ कि यार नियम बनाने का कार्य संसद का है, कानून बनाने का। लेकिन संघ सरकार की कार्यपालिका के कार्यों को और अधिक सुविधाजनक बनाने के नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। 3 पॉइंट क्लियर दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूं चौथे पॉइंट की। आराम से देख लीजिएगा, प्रत्येक पॉइंट को समझने की कोशिश करें, रटने की कोशिश आप ना करें। इसके बाद में चौथा पॉइंट है प्रधानमंत्री का कर्तव्य। सुनना दोस्तों, प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 70 एक्ट के अंदर।
अब पहली बात तो ये जो प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य दर्शाया गया है, ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति में शामिल है या विधायी शक्ति में शामिल है या कार्यपालिका की शक्ति में शामिल है, तो ये याद रखना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है वो राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति में शामिल है। क्लियर। दूसरा, प्रधानमंत्री का कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है? 78 में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का कर्तव्य किसके प्रति होता है? तो याद रखना प्रधानमंत्री का एकमात्र कर्तव्य जो संविधान में दर्शाया गया है वो किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति होता है। क्लियर। अब इसी चीज को अपना एक्सप्लेन करेंगे 78 को कि प्रधानमंत्री का जो राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य होता है वो होता क्या है। सुनना एक मिनट। ऊपर देखिए एक डायग्राम समझा रहा हूं। ऊपर है राष्ट्रपति और नीचे है आपकी मंत्री परिषद और इसके बीच में है आपका प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री का कर्तव्य जो राष्ट्रपति के प्रति होता है वो क्या होता है कि प्रधानमंत्री है, देखो डायग्राम दिख रहा है आपको कि प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच की, राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच की वार्तालाप ओब्लिक संवाद ओब्लिक बातचीत की कड़ी होता है। किसकी कड़ी होता है? संवाद की कड़ी होता है, वार्तालाप की कड़ी होता है या बातचीत की कड़ी होता है। किस प्रकार से कि राष्ट्रपति है और मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद ने कोई निर्णय लिया है या मंत्री परिषद की सूचनाएं हैं वो राष्ट्रपति तक कौन पहुंचाता है? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति के आदेशों को मंत्री परिषद तक कौन पहुंचाता है? प्रधानमंत्री। यानी जितनी भी प्रशासकीय संबंधी जानकारी है वह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांग सकता है और प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य बनता है 78 के तहत कि वो मंत्री परिषद की जितनी भी सूचनाएं हैं या प्रशासन से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वो राष्ट्रपति तक पहुंचाए। चौथा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? दोबारा देख लो। किसका कर्तव्य किसके प्रति होता है? तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति होता है, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 78 में किया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य होता है? तो आप सीधा कहेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच की वार्तालाप की कड़ी होता है या प्रशासनीय संबंधी सूचनाएं आदान प्रदान करने का राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच का ये क्या करता है? कार्य करता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ दोस्तों? इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं 5वें पॉइंट की जो कार्यपालिका की शक्ति में है कि राष्ट्रपति है वह अंतर राज्य परिषद का गठन करवाता है। सुनना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति है कि राष्ट्रपति है वह किस परिषद का गठन करवाता है? अंतर राज्य परिषद का गठन करवाता है। सीधा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अंतरराज्य परिषद का गठन करवाता कौन है? राष्ट्रपति करवाता है। अब अपना जो पॉइंट चर्चा में होगा वो यही होगा, अंतरराज्य परिषद। पहले अपन इसके बारे में अध्ययन करेंगे, अंतरराज्य परिषद के बारे में। सुनना दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अंतरराज्य परिषद। अंतरराज्य परिषद का जो उल्लेख है
वो संविधान के अनुच्छेद 263 में है। पहली बात तो सबसे स्पेशल पॉइंट ये याद रखेंगे कि अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 263 में है। क्लियर? अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करवाता है? तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन करवाता है दोस्तों राष्ट्रपति। क्लियर? और नेक्स्ट, अंतरराज्यीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो अंतरराज्यीय परिषद की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। कौन करता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। गठन राष्ट्रपति करवाता है और इसका पदेन जो अध्यक्ष है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। क्लियर? अगला, अंतरराज्यीय परिषद का कार्य क्या होता है? तो सुनना, अंतरराज्यीय परिषद का कार्य है केंद्र एवं राज्यों के बीच होने वाले विवादों को हल करना। याद रखिएगा दोस्तों कि अंतरराज्यीय परिषद का कार्य क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में कोई भी विवाद होता है, उन विवाद को हल करने के लिए, जैसे कोई वित्त से संबंधित विवाद है या प्रशासन से संबंधित विवाद है, तो उन विवादों को हल करने के लिए किस परिषद का गठन किया गया है? अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया है। क्लियर? अब इसमें एक विशेष पॉइंट सुनना कि अंतरराज्यीय परिषद का कार्य है केंद्र एवं राज्यों के बीच होने वाले विवादों को हल करना। लेकिन यदि जल संबंधी विवाद आ जाता है, किससे संबंधित? कि दो राज्यों के बीच में यदि जल संबंधी विवाद आता है तो उसका हल किया जाता है अनुच्छेद 262 के तहत, जल निवारण अधिनियम के तहत, या नदी जल विवाद के तहत या जल निवारण अधिनियम के तहत उनका हल किया जाता है। सुनना एक मिनट कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में करवाया गया है? 263 में। पहली बात तो अनुच्छेद याद रखोगे। गठन कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अंतरराज्यीय परिषद का कार्य क्या है? अंतरराज्यीय परिषद का कार्य है केंद्र एवं राज्यों के बीच होने वाले विवादों को हल करना। लेकिन अब मैं जो विशेष पॉइंट बता रहा हूं, जल संबंधी विवाद, कि यदि दो राज्यों के बीच में नदी जल विवाद वाला मामला आ जाए, जैसे पंजाब हरियाणा के बीच में आता है, पंजाब राजस्थान हरियाणा के बीच में और कई मामले हैं, कई राज्यों के बीच में से जल विवाद आते हैं, तो जल विवादों का जो हल है वो 263 के तहत नहीं होगा, उनका हल किया जाएगा अनुच्छेद 262 के तहत। याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है, वहां पर नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना की गई है और वहां पे उस अधिकरण के तहत उनकी समस्याओं का क्या किया जाता है? समाधान किया जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला, अंतरराज्यीय परिषद का गठन किसकी सिफारिशों पे हुआ था? तो याद रखिएगा, अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया था सरकारिया आयोग की सिफारिशों पे। किस आयोग की सिफारिशों पे किया गया था? सरकारिया आयोग की सिफारिशों पे। और सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? 1983 में। क्लियर दोस्तों? अब सरकारिया आयोग जो आया था 1983 में, इसका गठन किया गया था केंद्र राज्य के बीच जो भी विवाद हैं उनको किस प्रकार से हल किया जाए। तो केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए सरकारिया आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। और सरकारिया आयोग ने सिफारिश दी कि केंद्र राज्य के बीच में जो विवाद होते हैं उनका हल करने के लिए आप एक अंतरराज्यीय परिषद का क्या करवाए? गठन करवाए। क्लियर दोस्तों? यहां तक आपका प्रत्येक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया था दोस्तों यहां पे आरएस के अंदर,
मैं फिर कह रहा हूं, प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसी सरकारिया आयोग से पूछा गया था कि सरकारिया आयोग का गठन 1983 में हुआ था, लेकिन इस आयोग में कितने सदस्य थे? तो याद रखिएगा, इस आयोग में कुल 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3। पहला जो इसका अध्यक्ष था वो था दोस्तों RS सरकारिया। दूसरा इसका सदस्य था SR सेन, और तीसरा इसका सदस्य था शिवारमन। और जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि सरकारिया आयोग में कौन सदस्य शामिल था, और जिसमें दोस्तों ऑप्शन में, एक ऑप्शन में था शिवारमन और 3 ऑप्शन अलग अलग थे, जैसे ए हरिदेव जोशी, बी मोरारजी देसाई, सी शिवारमन, डी एक और नाम था। और उसमें यह पूछा गया था कि सरकारिया आयोग में इनमें से कौन सा सदस्य शामिल था, तो वहां पे राइट ऑप्शन में था शिवरमन। क्लियर? तो इसमें 3 सदस्य थे सरकारिया आयोग में। अध्यक्ष था रणजीत सिंह सरकारिया, दूसरा सदस्य था SR सेन और तीसरा सदस्य था शिवारमन। और ये जो गठन हुआ था 1983 में, इसने अपनी सिफारिश दी थी कि आप एक अंतरराज्यीय परिषद का क्या करवाए? गठन करवाए। क्लियर दोस्तों? अगला, अंतरराज्यीय परिषद का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था दोस्तों 1990 के अंदर। और किस सरकार के समय गठन हुआ था? इसका गठन हुआ था VP सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री थे, तो VP सिंह सरकार के द्वारा अंतरराज्यीय परिषद का पहली बार क्या करवाया गया था? गठन करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1990 में। ये था दोस्तों अपना अंतरराज्यीय परिषद के बारे में एक पूरा कंसेप्ट। क्लियर दोस्तों? देखो मैं वापस रिपीट करवा देता हूं आपको, लेकिन मिस्टेक मत करना दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, आराम से पढ़ो, अपने क्वेश्चनों को सही, अपना टारगेट है क्वेश्चन सही होना चाहिए आपका। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी कार्यपालिका की शक्ति में नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को SC एवं ST क्षेत्र घोषित कर सकता है। सुनना दोस्तों, कि यदि भारत में किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र घोषित करना हो, भारत में किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र घोषित करना हो, तो ये घोषित करेगा कौन? भारत का राष्ट्रपति। अब सीधा क्वेश्चन आ जाए कि भारत में किसी क्षेत्र को SC और ST क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। यह भी राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है? कार्यपालिका की शक्ति। दोबारा एक बार मैं रिपीट करा देता हूं, राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति। मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे दोस्तों एक एक पॉइंट को, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा वो आपका मिस्टेक वाला होगा बहुत ज्यादा। तो कार्यपालिका की शक्ति में पहला पॉइंट मेरे साथ साथ रिपीट करो कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र की कार्यपालिका है, पहला पॉइंट। दूसरा, संघ की कार्यपालिका के सभी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तीसरा, जो मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि संघ सरकार के कार्यों को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रपति नियम बना सकता है। मैं बार बार इसी पॉइंट के ऊपर बात कर रहा था, क्वेश्चन आ चुका है। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य, और प्रधानमंत्री का कर्तव्य किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है? 78 में दर्शाया गया है।
प्रधानमंत्री का कर्तव्य किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति होता है। और क्या होता है प्रधानमंत्री का कर्तव्य? ये डायग्राम याद रखोगे कि प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच की मिलाने वाली कड़ी होती है, या वार्तालाप की कड़ी होती है, या संवाद की कड़ी होती है। इसके बाद में है कि राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का भी गठन करवाता है। अब अपन बात करेंगे अंतर्राज्यीय परिषद वाले पॉइंट पर ही, कि अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? 263 में है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अगला देखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य क्या होता है? तो आप ये ध्यान रखोगे कि केंद्र और राज्यों के बीच में जिन जिन मुद्दों पे विवाद होता है उन विवादों को हल करने का कार्य किसका होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का होता है। लेकिन यहां पे मैं फिर विशेष पॉइंट याद दिला रहा हूं कि यदि दो राज्यों के बीच में या केंद्र और राज्य के बीच में यदि जल संबंधी विवाद आ जाए तो वो मामला अंतर्राज्यीय परिषद में नहीं जाएगा। वित्तीय, प्रशासनिक, अन्य संबंधी मामले जरूर अंतर्राज्यीय परिषद में जाएंगे, लेकिन जल संबंधी विवाद किसके तहत जाएगा? याद करो, अनुच्छेद 262 के तहत नदी जल विवाद आयोग के पास या जल निवारण अधिनियम के पास जाएगा, 262 के तहत। क्लियर? इसके बाद में है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है वो किस आयोग की सिफारिशों पे हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों सरकारिया आयोग की सिफारिशों पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आओ कि सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? 1983 में किया गया था। सरकारिया आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो सरकारिया आयोग में कुल 3 सदस्य थे। नाम याद रखना, अध्यक्ष कौन है? RS सरकारिया, दूसरा सदस्य SR सेन, तीसरा शिवारमन या शिवरमन, एक ही बात है। क्लियर? और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? 1990 में किया गया था। किस सरकार के द्वारा? VP सिंह सरकार के द्वारा। क्लियर? अब जो नेक्स्ट कार्यपालिका की शक्ति है वो है कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को SC और ST क्षेत्र घोषित कर सकता है। क्लियर दोस्तों? अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कार्यपालिका की शक्ति में ही कि राष्ट्रपति विभिन्न नियुक्तियां भी करता है। राष्ट्रपति विभिन्न नियुक्तियां करता है। अब सुनना दोस्तों, ये पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है। बताना 1 मिनट। पढ़े हुए हो आप, पढ़ाया है आपको मैंने राष्ट्रपति बहुत अच्छे प्रकार से कि राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है। सुनना, पहला पॉइंट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से करता है वो अपन देखेंगे जब आपको अनुच्छेद 74 और 75 पढ़ाएंगे। क्लियर? दूसरा है प्रधानमंत्री के नीचे आती है दोस्तों मंत्री, और प्रधानमंत्री के नीचे जितने भी मंत्री आते हैं उन मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन एक पॉइंट याद रखना है कि जब राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करेगा तो वो किसके परामर्श पे करेगा? प्रधानमंत्री के परामर्श पे। सुनना 1 मिनट कि जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी राष्ट्रपति ने, अब इसके नीचे जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, इन सब की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति जब इन मंत्रियों की नियुक्ति करेगा तो परामर्श किसका होगा? प्रधानमंत्री का। तीसरा है, और किसकी नियुक्ति करता है? तीसरी नियुक्ति करता है महान्यायवादी। अब इसका उल्लेख अपन बाद में करेंगे, सब कुछ विस्तृत पढ़ाएंगे, लेकिन अपन अभी जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख दिया गया है, और महान्यायवादी की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चौथा, केग। केग का मतलब है
नियंत्रण महालेखा परीक्षक। केग की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर पांचवा है, सभी राज्यों के जितने भी राज्यपाल हैं, उन राज्यपाल की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर छठवा है, केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रशासक होते हैं, उन प्रशासकों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्लियर? इसके बाद में सातवां है, दिल्ली एवं पुदुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति। सुनना दोस्तों, कि दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इन केंद्र शासित प्रदेशों में जो मुख्यमंत्री है, उन मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहले याद रखना कि वैसे जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं कर रहा, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों पे पूरा नियंत्रण किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। इसलिए केंद्र शासित प्रदेश दो, दिल्ली और पुदुचेरी, क्योंकि वहां दोनों में विधानसभाएं हैं और वहां पे मुख्यमंत्री भी हैं, तो दिल्ली और पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है दोस्तों। क्लियर? और इसके बाद में आठवां है, एक नया कंसेप्ट है, लोकपाल। कि लोकपाल की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तो दोबारा याद करो दोस्तों, मेरे साथ साथ रिपीट करो कि राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, यहां से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो पहली नियुक्ति बोलो, प्रधानमंत्री की। दूसरी, मंत्री की। प्रधानमंत्री के नीचे जितने भी मंत्री हैं, और उन मंत्रियों की जब नियुक्ति करेगा तो किसका परामर्श होगा? प्रधानमंत्री के परामर्श पे। तीसरी किसकी नियुक्ति है? महान्यायवादी की। चौथी, कैग की नियुक्ति। पांचवी, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति। छठवीं, प्रशासक के, केंद्र शासित प्रदेशों में जितने भी प्रशासक हैं, उन प्रशासकों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। सातवीं, ये याद रखना है, दिल्ली एवं पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के जो सीएम हैं, उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और आठवीं है लोकपाल, और लोकपाल की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्लियर दोस्तों? देख लो एक मिनट आराम से, आराम से, क्योंकि क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट आएंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर करवा सकता है और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर करवा सकता है। क्लियर? अब कार्यपालिका की शक्ति में अपना लास्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। अब दोस्तों यहां रटने की जरूरत नहीं है कि राष्ट्रपति कहां होता है? संघ सरकार में, केंद्र सरकार में। अब केंद्र सरकार में जितने भी आयोग हैं, केंद्र सरकार में जितने भी आयोग हैं, उनके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जबकि राज्य सरकार में जितने भी आयोग हैं और उसके सदस्य अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो यहां सिर्फ आपको ध्यान देना है, रटने की जरूरत नहीं है कि केंद्र में जितने भी आयोग हैं, उनके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जैसे वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, ओबीसी आयोग, एससी आयोग,
एसटी आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, भाषा आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, जितने भी आयोग हैं केंद्र में, जितने भी केंद्र में आयोग हैं, उनके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह है दोस्तों अपनी पहली शक्ति राष्ट्रपति की। कौन सी है? कार्यपालिका की शक्ति। कल अपन अध्ययन करेंगे दोस्तों विधायी शक्ति, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी शक्तियां हैं विधायी और कार्यपालिका की। तो मैं सोच रहा हूं कि छोटे छोटे पॉइंट के अनुसार दिया जाए, जिससे कि आपका प्रत्येक पॉइंट आराम से कंसेप्ट बाई कंसेप्ट क्लियर होता रहे। फिर भी यदि कोई समस्या है कार्यपालिका की शक्ति से संदर्भ में, तो आप अपनी समस्याओं को रखें, आपका समाधान डेफिनेट होगा। नमस्कार, राम राम जी।